फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मौजू है अ, रशियन अकादमी के इरिना फोडोरोवा के अकॉर्डिंग उनका शोध ये कहता है कि भारत खाड़ी में चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। दरअसल ये तमाम शोध और रिसर्च के बाद जिस तरह के मामलात जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आज भारत को लेकर, चीन और ईरान और तमाम संबंधों को लेकर जिनकी चर्चा हो रही है, हमें भी शायद इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज इस मौजू को चुना है कि मैं ये कोशिश करूं बताने की कि क्या इस वक्त जो भारत की कूटनीति, राजनीति और अपने पड़ोसियों के साथ हालात और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरह के हालात मौजूदा स्थिति में हैं, उन पर हल्की सी एक नज़र डाल लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ फोडोरोवा के अकॉर्डिंग जो है ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत की कूटनीति इस वक्त चाइना की रणनीति या कूटनीति का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हर तरफ भारत के जो मौक़िफ़ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। दरअसल हमें याद करना होगा थोड़ा सा माजी में लौट कर के जब ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के नाम पर चाबहार बंदरगाह में भारत ने अपनी शुरुआत की थी। उस वक़्त कांग्रेस की हुकूमत थी और इसमें इंटरेस्ट रशिया का भी बड़ा गहरा था, चूँकि एक पैरेलल कॉरिडोर बनाने की कोशिश रशिया करना चाहता था, जिसकी शुरुआत वो चाबहार में बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ की जा रही थी। चूँकि रशिया की थिंक टैंक ये बात जानता था कि चाइना अपने जो रेशमी मार्ग है, वन बेल्ट रोड, जो पुराना उसका रेशम मार्ग है, उसको दोबारा से ज़िंदा करेगा। और ऐसे हालात में चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तमाम दुनिया जानती है कि किसी भी देश पर आप मुकम्मल तौर पर दोस्ती का भरोसा नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप कूटनीतिक मामलों में आप साथ चल सकते हैं, तमाम ज़िंदगी चल सकते हैं, 100-200 साल की दोस्ती हो सकती है, मगर किसी भी वक्त ये दोस्ती बदल भी सकती है। चूँकि जैसे ही राष्ट्र अध्यक्ष बदलते हैं, नीतियाँ बदल जाती हैं, और जब नीतियाँ बदलती हैं तो दोस्त को दुश्मन बनने और दुश्मन को दोस्त बनने में ज़रा भी देर नहीं लगती। दरअसल पिछले दिनों से जो भारत में सत्ता काम कर रही है, शायद उसकी दूर अंदेशी इतनी बेहतर नहीं है कि वो ये सोच सके कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके दूरगामी भारत पर क्या असरात होने वाले हैं। बड़ी साफ गोई से मैं अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक चाइना के स्टडी सेंटर की तरफ से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है और रशिया के भी ओरिएंटल स्टडी ऑफ द रशियन की तरफ से जो एरिना फोडोरोवा की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है, ये काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि अगर दुनिया हमारे बारे में बात नहीं कर रही हो इन मामलों को लेकर तो हम भी ना करें, मगर जब दुनिया खुलकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमारे बारे में बात करेगी, गुफ्तगू करेगी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उनके नज़रिए से भी भारत को देखा जाए। तो मैं उन्हीं के नज़रिए से आपको भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर मसला ये है कि एक तरफ आज कतर में, दोहा में तालिबान और अमेरिकन स्टैंड और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में बैठकें चल रही हैं। शायद ये एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता शायद अनकरीब है और वो आखिरी दौर में चल रही है। अफ़गानिस्तान में वैसे भी काबुल में सिर्फ 45 किलोमीटर पर तालिबान मौजूद हैं। वो किसी भी वक्त अपने हाथ में सत्ता ले सकते हैं, इसमें वो सक्षम है। शायद यही वजह है कि बातचीत का आखिरी दौर दोहा में चल रहा है। इसके बाद शायद आपको बहुत जल्द ये मौक़िफ़ मिलेगा कि तालिबान सत्ता संभाल चुके हैं। अलबत्ता तालिबान इस बार बड़ी मैच्योरिटी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तालिबान अमेरिका के साथ अपने मौक़िफ़ को बनाए रखना चाहते हैं, जो कि आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद चाइना के साथ उनके संबंध आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि चाइना ने तालिबान को ऑफ़र किया है कि अगर आप शांति, अमन किसी तरह तालिबान में अफ़गानिस्तान में बहाल कर लो तो यहाँ मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, हर जगह रोड, तकनीक, आपके लिए तमाम सुविधाएं दे दूंगा कि एक विकसित और विकासशील देश की तरफ अफ़गानिस्तान बढ़े और वार के जितने खंडरात हैं उन निशानों को मिटाया जाए और फिर से एक खूबसूरत
जिसे हार्ट ऑफ द एशिया कहा जाता है, उस अफ़गानिस्तान का दोबारा निर्माण किया जा सके। उसकी वजह ये भी है कि जिस तरह पाकिस्तान को लेकर ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया, पाकिस्तान में वन बेल्ट रोड को काफ़ी इंटरेस्ट लेकर चाइना ने डेवलप किया, उसी तरह अफ़गानिस्तान से वो मध्य एशिया होते हुए यूरोप को कनेक्ट करेगा। इस उसकी राहदारी जो पुराना रेशम मार्ग है उसको कनेक्ट करके एक डेवलपमेंट की तरफ चाइना ले जाना चाहता है। यही जो और रशियन और चाइनीज़ अकाडमी के जो प्रोफेसर्स हैं और जो अपना एनालाइजेशन बता रहे हैं, उनका मकसद भी यही है कि चाइना जिस तेज़ी से खाड़ी के देशों में या मुस्लिम जगत के कुछ मुल्कों में जिस तरह से अपने फाइनेंस को, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, उस लालच को देखते हुए भारत का मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उसकी दो वजूहात है। देखिए, भारत के भी कई अखबार, कोई द प्रिंट और कई और अखबार ने अपना एनालाइजेशन किया है ईरान को लेकर के। हमारे जिस तरह रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री चाइना के लगातार दौरे किए और रशिया जाते हुए भी, रशिया से आते हुए भी, जहां पर हमारी मीटिंग ईरान के साथ भी होनी थी और चाइना के साथ भी होनी थी। चूँकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है वो काफ़ी जो है उरूज पर चढ़ गया है। मगर एक बारीक बात हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि हमने जिस तरह हमारे गृह मंत्री साहब ने एक ऐलान किया था सदन में खड़े होकर के, गिलगित बाल्टिस्तान हम अपनी जान देकर भी ले लेंगे, तो शायद ये मौक़िफ़ भी चाइना के उस मामले से जाकर कनेक्ट होता था जिसे उसको वन बेल्ट वन रोड ग्वादर के साथ में जो उसने जोड़ा है, यानी स्टेट ऑफ मलाका, साउथ चाइना सी से अगर अमेरिका, जापान और ओशियान के देशों के साथ उसके झगड़े अगर बढ़ जाते हैं और यहाँ से उसका जो 60% का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रैफिक है अगर वो बंद हो जाता है, तो ग्वादर का इस्तेमाल वो बहुत अच्छे से कर सकता है। मगर इसी राहदारी से बहुत बड़ा इंटरेस्ट रशिया का भी है। शायद रशिया इसको पहले से एनालाइज करता था, तो इसीलिए रशिया चाहता था कि भारत के साथ मिलकर जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है उस कॉरिडोर में एक रेलवे कनेक्टिविटी जोड़ी जाए और चाबहार उसका एक एंगल हो, क्योंकि वाया ट्रेन को बढ़ाते हुए अफ़गानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए अफ़गानिस्तान में जो रशिया के और रशिया के साथ साथ भारत के बड़े इन्वेस्टमेंट के जो इंटरेस्ट थे उनको हासिल किया जा सके। ये एक तमाम खेल चल रहा था। एक तरफ यानी वन बेल्ट रोड चल रहा था, दूसरी तरफ जो है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को एक बड़ी अहमियत, हालांकि इसको वेस्टर्न मीडिया ने बड़ी कवरेज नहीं दी, भारतीय मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। शायद भारतीय कूटनीति ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन तमाम सरकारों ने, दोनों सरकारों ने ही इस कॉरिडोर की शुरुआत तो की, अपने रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश तो की, मगर इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और इस वक्त ये जो चाइना की स्टडीज सेंटर है और रशिया की जो ओरिएंटल अकेडमी ऑफ द रशियन है, इसके जो इसकी तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि अब भारत इतनी क्षमता ही नहीं रखता कि चाइना के इन्वेस्टमेंट प्लान के सामने अब ईरान के साथ अपने संबंध को बहाल कर सके या फिर खाड़ी के देशों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बना सके। ये स्थिति बड़ी गंभीर है और गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ख़ास तौर से अगर हम चाइना को दरकिनार भी करें तो रशिया की तरफ से एक्सपर्टीज़ राय ये आना कि हम अपनी क्षमताएं खो चुके हैं और हमारी कूटनीतिक क्षमता इस लायक नहीं है कि हम मुकाबला कर सकें, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर सोचने का वक्त भी है। तो शायद इसमें सोचने की ज़रूरत है, चूँकि हम ये नहीं भुला सकते कि रशिया हमारा एक गहरा दोस्त रहा है। रशिया ने हमें हथियारों से लेकर, मिसाइल से लेकर और जहाज़ बनाने तक की तमाम, जो परमाणु से लेकर हर चीज़ में हमको सहयोग मिला है रशिया का। और हमारा 70% तक वेपन इन्हिसार जो है वो रशिया पर किया करता था, जिसे हमने वक्त की, मतलब मैं ये नहीं कहता कि जो स्टेट को हक होता है
जो भी सत्ता में आए उसको अधिकार होता है कि वो अपनी नीति के देश के हितों के लिए अपनी नीतियां बदले, और अगर वो चाहता है कि पहलू बदले तो पहलू भी बदल सकता है, मगर उसमें एक टाइम टेकिंग मामला होता है। उसको आनन फानन में मोहम्मद बिन तुगलक की तरह की राजधानी अच्छी नहीं दूसरी चलें तो बिना दूसरी डेवलप किए पहली को ख़त्म कर देना एक तरह तबाही की तरफ ले जाना होता है, और शायद ये फुटप्रिंट हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इस वक्त जब दुनिया में कोरोना के मामलात जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें भी मैं कहूँगा कि सरकार ध्यान दे और दूसरे के हितों को छोड़े और भारत के हितों को सर्वोपरि रखे। आज ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये कभी किसी देश के हुए हैं न कभी होंगे। हो सकता है कि ये सत्ता का निर्माण करने, सत्ता पर काबिज रहने, सत्ता को बनाए रखने के लालच में तमाम दुनिया पर कब्जे ज़रूर करते हैं, मगर देश जनता से होता है और जनता के हित सर्वोपरि होने चाहिए, क्योंकि जनता है तो देश है तो सत्ता है। इसको दरकिनार न किया जाए तो अब भी बेहतर है, क्योंकि मैं आप जानते हैं चेतावनी और आगाह और भारत के हितों के लिए बात करता हूँ। ये सही है कि जो दौर हिंदुस्तान में बना है, जो हालात हिंदुस्तान में बने हैं, ये काफ़ी गंभीर हैं। यहाँ पर कोई उर्दू नाम वाला चाहे जितनी अच्छी सलाह दे उसको नेगेटिव मान लिया जाता है, और इसी सोच को तमाम अंतर्राष्ट्रीय जगत खतरे के रूप में देख रहा है कि अगर ये सोच जो नस्ल भेद की है ये आने वाले दिनों में दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसी वजह से शायद हमको अंतर्राष्ट्रीय उस लेवल पर समर्थन नहीं मिल रहा है। हालांकि भले ही हम अपने मीडिया में अपने गुण गाते रहें, अपनी बातें करते रहें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए भी नहीं है चूँकि एक तरफ हम ईरान के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए दो विजिट करते हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम जापान के साथ भी अपनी संधियां कर रहे हैं। हम एक ही ये बात क्यों दरकिनार कर रहे हैं कि ब्लॉक बट चुके हैं। ये ब्लॉक बटने की बातें मैं बहुत पहले से करता आ रहा था। आज ब्लॉकों में दुनिया बट चुकी है और सबके अपने निजी इंटरेस्ट जो हैं वो ब्लॉक वाइज हो चुके हैं। तटस्थ वर्ड इस वक्त नज़र नहीं आता। न्यूट्रल जगत में कुछ देश अगर देखे जाएं तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि जैसा कि आपने आज देखा होगा कि बहरीन की भी जो है वो इजराइल के साथ बातचीत हो गई है, और इसमें सऊदी की तरफ से भी एक तरह से बातचीत हो गई है। इराक से भी अमेरिका अपने 2000 फौजियों को निकाल रहा है, शायद वो शराइत का मुआहदे का मामला होगा, मगर यहाँ पर कुर्दिस्तान को शायद दोबारा से बिल्डअप किया जाएगा। और अभी भी इराक के बंटवारे पर इस पर मैं अलग से प्रोग्राम करूंगा कि जो षड्यंत्र है ब्रिटेन द्वारा, अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा, वो अपनी जगह पर ज्यों के त्यों हैं, मगर चूंकि अरबों के सामने इस वक्त ब्लॉक जो चाइना, रशिया, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान का बना है, तो ये ब्लॉक बहुत काफ़ी ख़तरनाक बनता चला जा रहा है। इस वजह से अरबों को मजबूरी है कि वो इजराइल से भी अपने राब्ते अच्छे करें और अमेरिका से भी अच्छे करें और फ्रांस, ब्रिटेन, इन तमाम यूरोपियन कंट्री से भी अच्छे करें, ताकि वो डिफीट कर सके चाइना, ईरान और पाकिस्तान वाले जो तुर्की वाले जो ये एक मौक़िफ़ है, क्योंकि ये मौक़िफ़ का मतलब ब्लॉक है। ये भी आपको इससे इनकार नहीं किया जा सकता अब कि कुछ दिनों से लगातार ये बातें दुनिया के सामने आती रही है कि अगली सदी एशिया की है, एशिया में महाशी ताकत होंगी, एशिया में ही सब जो है वो फौजी ताकतें होंगी और तमाम डेवलपमेंट की गुंजाइश जो है वो एशिया में होंगी। तो ये बात कैपिटलिस्ट जानते हैं, इसीलिए एशिया में भी अपने ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को शामिल करने, उनका इस्तेमाल करने, उनका दोहन करने के लिए कैपिटलिज्म और पेंटागन की नीतियां जो है लगातार अपना काम करती रही थी। तो ये आगे बढ़ रही हैं। हमने, मुझे लगता है कि सोचना चाहिए हर एंगल से कि भारत के हित किस तरीके से हैं। अगर दुनिया के इंटरनेशनली एक्सपर्ट इस तरह की बातें करेंगे, जिसमें कुछ तथ्य भी हो सकता है, चूँकि यहाँ एक्सपर्टीज़ जो है वो आगे ये भी निशानदेही करती है कि एक तरफ अमेरिका है जो परंपरागत ईरान का दुश्मन है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिससे कभी बनने की और रास्ते पर ताल्लुकात आने के ईरान के संभवतः गुंजाइश ही नहीं है, और दूसरी तरफ जो है ईरान है। तो यानी कि सऊदी अरब और सऊदी ब्लॉक अमेरिका के साथ
भारत के साथ अपने संबंधों को, कूटनीति को, रणनीति को और तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने संबंधों को रिवाइज करने की बात की जा रही है, जिसमें ईरान ने यह भी कह दिया था कि देखिए आपने बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। तो ये तानाकशी करना, अलबत्ता ये तमाम देश आपकी जब भी मुलाकातें होंगी तो एक जिम्मेदार देश की तरह बात करेंगे और इनका मीडिया भी कभी इस तरह की बातें नहीं करेगा कि किसी को टोंट किया जाए, ताने दिए जाएं, उकसावा किया जाए। दरअसल नाज़रीन, ये बात सिर्फ हम देखते हैं दो देशों के अंदर जो इस तरह का छिछोरापन दिखाई देता है मीडिया में, वो एक हिंदुस्तान है, एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग भी इसी तरह जो है वो कोई एक छोटा सा इशू होता है उसका बड़ा मामला बना देते हैं। तो मगर ये माना जाता है कि पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान का अंदरूनी दुश्मन है और पाकिस्तान के हितों के लिए पाकिस्तानी मीडिया ने कभी काम नहीं किया, बल्कि पश्चिमी जगत और CIA और इस तमाम दुनिया भर के नेटवर्क से मिलकर पाकिस्तानी मीडिया ने हमेशा उन बातों को हाईलाइट किया है जिन बातों की वजह से पाकिस्तान के प्रति लोगों में नफरत बढ़ी, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया, पाकिस्तान दुनिया में रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद का एक तरह से बेताज बादशाह कहलाया और वहाँ विकास बिल्कुल डैमेज हो गया और एक तरह से तितर बितर होकर रह गया। मगर दोस्तों, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत का मीडिया बहुत गैर जिम्मेदार है और बिना सोचे समझे, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में कूटनीतिक रणनीतिक धमकियां बाकायदा अगर विदेश मंत्रियों के मुंह से भी और राजदूतों के मुंह से भी ये बात कही जाने लगे कि भारत के मीडिया को उनके गुरूर और उनके झूठे राष्ट्रवाद को, यानी गुरूर घमंडी राष्ट्रवाद को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि देखिए, तमाम बातें कही जाती हैं, मैं भी तमाम बातें कह रहा हूँ, तमाम चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक सलीका है। मैं किसी भी देश को, ये देश के साथ दोस्ती या दुश्मनी का मैटर है, ये हमारी स्टेट का है, ये स्टेट देखेगा। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो भी स्टेट को चलाते हैं वो देखेंगे कि स्टेट के हित या अहित कहे में है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम एनालाइज करें, नेगेटिव पॉजिटिव बताएं और नेगेटिव पॉजिटिव पर जो है जनता की राय लें और जनता की राय बनाएं, ताकि उनको पता रहे कि देश की जो सूरत हाल है इस वक्त वो क्या है और किस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरह का हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। मेरी तमाम ये कोशिश रहती है कि मैं तमाम चीज़ों को आप तक एक इतने सरल, इतने आसान अंदाज में पहुंचाऊं जिससे आम आदमी समझ ले। चूँकि अभी तक ये होता रहा है कि मीडिया का एक मौक़िफ़ ये भी रहा है कि वो इस ज़बान में बात करते हैं कि आम इंसान तक वो बात समझ में नहीं आती है और उसको ज़रूरी ना होते हुए भी हाईली इंटेलेक्चुअल शब्दों का चुनाव करते हैं, इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशन का चुनाव करते हैं, जिससे सिर्फ कुछ डिप्लोमेट, कुछ कूटनीति के लोग, कुछ पत्रकार या कुछ नेता ज़रूर समझ लेते हैं। आम जनता की बातों समझ में ये बातें नहीं आती हैं। तो मेरी तमाम ये कोशिश रहती है कि वो कूटनीति, राजनीति या तमाम वो लोग समझें न समझें, मगर आम जनता ज़रूर समझें कि इस वक्त देश के या दुनिया के हालात क्या हैं। तो नाज़रीन, मैं फिर वापस लौट कर आता हूँ अपने मौजू पर, और मौजू हमारा ये है कि आज रशियन थिंक टैंक और चाइनीज़ थिंक टैंक की बाकायदा ये जो चुनौतियां हैं वो पेश करना कि भारत अब कूटनीति रणनीति से खाड़ी के देशों में भी चीन से टकराने में सक्षम नहीं है, तो ये एक काफ़ी चिंताजनक बात है। और भारत की कूटनीति को पैरालाइज कहना, मतलब कूटनीति को इतना कमज़ोर बता देना कि वो हम मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं है, ये बहुत चिंताजनक बात है। दूसरी तरफ चाइना हमको लगातार जो उसका मौक़िफ़ है, जो उसका स्टैंड ऑफ है, जो उसकी अपनी ज़मीन, जो कूटनीतिक ज़बान है, वो काफ़ी ख़तरनाक है, जिस पर भारतीय मीडिया एमेच्योरिटी का मुज़ाहरा कर रहा है। भारतीय राजनेता भी एमेच्योरिटी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, क्योंकि ये बात जब कुछ एक आपने देखा होगा कि खबर आती है और ख़बर आती है कि 5 पॉइंट पर बात करने का जो है वो फैसला हो गया और उसको बड़ी जीत की तरह जो है वो एकदम प्रसारण उसका शुरू कर दिया जाता है।
ये प्रसारण बिना सोचे समझे, देखिए कुछ बच्चे हैं जो भारतीय मीडिया संभाल रहे हैं, वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बेचारों को अकल नहीं है। इनके मालिकान ने जानबूझकर इतने छोटे बच्चों को अपॉइंट किया है ताकि वो लोग समझें भी नहीं, और शायद उसके पीछे जो गहरे एजेंडाज हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जा सके, नफरतों को बढ़ाया जा सके, देश को दुनिया में बदनाम करवाया जा सके। और भारतीय मीडिया की ये भी साजिश है कि देश में, भारत में मैच्योर लोग नहीं रहते, कूटनीति राजनीति जानने वाले लोग नहीं रहते, ऐसा विचार पूरी दुनिया में बना दिया जाए। इसीलिए भारतीय मीडिया निहायत लगातार जहालत पर उतरा हुआ है और जहालत पर जहालत करते चला जा रहा है। तो खैर, ये भारतीय मीडिया जाने और सरकार जाने और लोग जाने, जो उनके दर्शक हैं वो भी जाने। ये भी मैं जानता हूँ कि मेरे दर्शक तो बहुत कम हैं, बहुत लिमिटेड है। वो जितने रहे मुझे उसकी बहुत ज़्यादा परवाह भी नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं फिर लौटते हुए कहता हूँ कि चाइना की जो हमने 5 पॉइंट की बात की थी, उन 5 पॉइंट में ज़बान का वो इस्तेमाल किया गया था कि फलां की बातचीत करने, यानी स्टैंड ऑफ की कम करने की या तनाव कम करने की बातचीत करने पर सहमति हुई है। बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। यानी उस पूरी बातचीत में ही अगर आप देखेंगे, चूंकि जो कूटनीति है चाइना की, वो बहुत मतलब ये मानी जाती है कि वो एक एक लफ्ज़ सरकारी होता है उनका, और वो इतना सरकारी होता है कि पूरी मशीनरी से गुजारने के बाद उनके किसी पत्रकार या किसी राजनेता या किसी डिप्लोमेट के हाथ में आता है। ये उनकी मेच्योरिटी है। यानी कि उन्होंने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया था कि मतलब उसमें आखिर में ज़मीन के एलओसी के मामले को हल करने की बातचीत करने के मामले पर सहमति हुई है, यानी कभी उस पर बातचीत करेंगे इस बात पर। यानी आप समझ सकते हैं कि बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल उस 5 पॉइंट में किया गया था, जिसका सही मायनों में कोई अर्थ था ही नहीं। उसके बाद चाइना कहता है कि इन बातों को संजीदगी से न लिया जाए। तो संजीदगी से ना लिया जाए का मतलब क्या था? जब उन्होंने ये 5 पॉइंट भारत के सामने रखे थे, दरअसल ये संजीदा थे ही नहीं। तो भारतीय मीडिया को, या भारतीय कुछ तो होंगे, अरे कोई एक आध तो पत्रकार होगा ना तुम में, कोई एक तो होगा, अरे वो तो इनको समझाए कि किस तरीके से बात करनी चाहिए। क्यों देश को गुमराह करने पे लगे रहते हो तुम लोग? हर बात में तुमको दिखाई देती है किसी एक नेता की विजय, हर बात में विजय हार जीत लेके आ जाते हो। नेशन और देश तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अजीब कैरेक्टर हो गए हो तुम लोग। देखिए, एक बात आप नाज़रीन समझ लीजिएगा, ये उन मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता कौन से मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मगर एक बहुत मजाक बना दिया है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की बुद्धिजीविता, उसकी अक्लमंदी, उसके दानिशमंदी, जिसकी चर्चे तमाम दुनिया में हुआ करते थे। जो हमारा पर्सपेक्टिव था, जो हमारा एंगल था, एक शांति की बातें करना, अमन की बातें करना, दुनिया के हर मामले में, जब शीत युद्ध का भी वक्त था तब भी हमने जो है निर्गुट आंदोलन को चुना और हमने दोनों तरफ एक संतुलन बनाए रखा। आज हमने क्या हासिल किया है ये देखने की बात है, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। जो अमेरिकी थिंक टैंक है, एक मैगज़ीन है जो ज़ोइनिस्टों की मैगज़ीन मानी जाती है, द इकोनॉमिस्ट उसको कहते हैं, वो एक पेज जो है वो शाये करती है। वो पेज पर एक जहाज़ बनाती है और जहाज़ पे चारों तरफ से उस जहाज़ को घेर लिया जाता है, और अपने कवर पेज पर वो कहते हैं कि वो काफ़ी कुछ मैसेज देने की कोशिश करती है। तो वो उस पर ये कह रहा है कि क्या अमेरिकी थिंक टैंक या दुनिया जो है चीन को घेर पाएगी? तो वो जो उस पर एंगल दिया गया है, मुझे लगता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चीन सबके कब्जे से बाहर हो चुका है। तो ये सूरत हाल अगर उनकी, वो जिसको वो मानते हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, थिंक टैंक, ये सब कुछ माना जाता है कि उस मैगज़ीन के कवर पेज के ज़रिए कोई ना कोई पैगाम दिया जाता है। तो अब मसला ये उठता है कि आने वाले दिनों में ये बात की जा रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में एक मीटिंग हो सकती है। तो यकीनी तौर पर अगर ऐसा होता है तो तनाव कम करने में हमें ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि ये जब ये बात याद रखिएगा कि जब मंत्री स्तर की बातचीत होती है या फिर डिप्लोमेट स्तर की बातचीत होती है तो उसमें गर्मी भी होती है, तनाव भी होता है और तलख बातें भी होती हैं। मगर जब 2 राष्ट्र अध्यक्ष किसी देश के मिलते हैं तो उसमें नरमी से बात की जाती है, सलीके से बात की जाती है, मसला हल
करने के नज़दीक जो है हम पहुंच सकते हैं, और कम से कम इसको थोड़ा लिंगर ऑन किया जा सकता है। चूँकि देखिए एक बात, ये तमाम एक्सपर्ट और एक्सपर्टीज़ जितनी बातें कर रही हैं वो अपनी तरफ है। अब मैं अपने एंगल को थोड़ा सा आप तक पहुंचा देता हूं। मेरा मानना साफ ये है कि हमने वक्त रहते चीज़ों को समझा नहीं और हमने कूटनीति और डिप्लोमेसी को चेंज कर दिया। उसकी वजह थी कि हम इंटरनल भारी बदलाव चाहते थे। देश के अंदर एक हम सीमाओं के साथ, विदेशियों के साथ अपने संपर्कों को एक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे, और दूसरी तरफ हम इंटरनल पूरे भारत के मॉड्यूल को बदलना चाहते थे, और उस मॉड्यूल को बदलने की चाहत आज भी है। और विदेशों के साथ संपर्क भी, ब्लॉक बदलना भी इसी का एक हिस्सा था, जिसके चलते माना जा सकता है कि हमारे जो भारत की अंदरूनी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे उसको आप हिंदू राष्ट्र कह लीजिए या फिर उसको आप जो है राष्ट्रपति सिस्टम में बदलना कह लीजिए, या फिर एक ही विचारधारा का पूरी देश के अंदर मजबूती के साथ सत्ता पर कब्जा कह लीजिए, ये तमाम चाहतों के चलते हमने तमाम ब्लॉक बदल दिए, तमाम इंटरेस्ट छोड़ दिए, और जिनके चलते हम ना तमाम मजबूत ब्लॉक में शामिल हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं ना कि ट्रंप आपको क्या कह रहा है। ट्रंप आपको ये कहता है कि हमको ये कह रहा है कि मैं आज चीन के साथ और आपके बीच में मीडिएशन का काम कर सकता हूं, आप फैसला कर लीजिए। चीन का स्टैंड बहुत क्लियर है कि मैं 1 इंच भी जमीन जो वो अपने नक्शे में मानता है उसको नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब उसका वो ना अरुणाचल प्रदेश पे अपना मौक़िफ़ छोड़ेगा, जो जिसे वो तिब्बत कहता है, ना उससे जो उसके नक्शे में चीज़ें हैं वो नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा तो भारत उसको आसानी से कैसे प्रोवाइड कर देगा? ये मुमकिन नहीं है कि हम उसको गिफ्ट में दे दें। तो उसके लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा, अपनी ज़मीनों की, अपनी चीज़ों की, अपने राज्यों की रक्षा हमको करनी ही पड़ेगी। ये तमाम सूरत हाल जो आगे बढ़ चली हैं, इनका हल मुझे अभी नज़र नहीं आता। भले ही 2 राष्ट्र अध्यक्ष मिले, भले ही हम अमन की बात करें, चूँकि ये एक बात नाज़रीन समझ लीजिएगा कि ये तमाम एक दिन का काम नहीं, लंबा गेम था। इसमें पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, और भारत के बिखरे हुए इंटरेस्ट हैं। क्लियर मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि जो सहयोगी है वो भी क्लियर नहीं है। और चीन का ब्लॉक, भले ही हम मीडिया में कुछ भी कहते रहें, पर सच्चाई ये है कि इजराइल को भी हम अगर अपना बहुत नज़दीकी मानते हैं, और अगर हम इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई और बहरीन भी अब आ गए हैं, इन तमाम को अगर हम इजराइल के साथ देखते हैं, जिसमें इजराइल का बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट जिसको मान रहा है इजराइल, तो नाज़रीन मत भूलिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर हम दुविधा में फंस जाएंगे। क्योंकि इस हुकूमत का सीधा नज़रिया ये है कि उसकी अपनी एक विचारधारा है, कॉमन सिविल कोड हो, मतलब हिंदू माइथोलॉजी को मानने वाला राष्ट्र हो, या फिर राष्ट्रीय शासन हो, सब चीज़ें बदली जाएं पूरी तरह से। उस मौके पर एनआरसी, सीए सब कुछ लाया जाए और सब कुछ बादस्तूर किया जाए, जिसमें जो है हमारा अमेरिका और इजराइल जो है बढ़ चढ़कर साथ दे, क्योंकि नफ़रतों का अलंबरदार उसी को माना जाता है। मगर एक चीज़ आप नाज़रीन यहाँ भी वाज़ेह कर लीजिएगा कि सऊदी अरब और अगर ये सब लोग के साथ दोस्ती, जिससे उसकी फाइनेंशियल बड़ी हेल्प हो सकती है और वो अपने आप के वजूद को बचाए रख सकता है, तो इजराइल तो ये भी जानता है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम्स की भारत में रहती है। यानी आप अब 18 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को नाराज़ नहीं कर सकते। उसके लिए इजराइल को शायद अपने उस पुराने मौक़िफ़ से हटना भी पड़ेगा, सूरत हाल बदलनी भी पड़ेगी। तो यानी या तो तुम जो है अंतर्राष्ट्रीय हितों के और अपने कोलिशन को देखते हुए उस कोलिशन को आगे बढ़ा सकते हो, या देश के अंदर के अपने निजी इंटरेस्ट को अंदर बढ़ा सकते हो। मुझे दोनों कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं। मैं काफ़ी चिंतित हूँ, आप लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आगे फिर ज़रूर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं अपनी कोशिश में आपको आगाह करता रहूँगा। बाकी जो आपका फ़ैसला वो सर्वोपरि। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।